हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका प्रज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। हम मध्य प्रदेश की वन लाइनर सीरीज कर रहे हैं और उसमें मैं पहला वीडियो डाल चुकी हूं जिसमें मध्य प्रदेश का इंट्रोडक्शन और मध्य प्रदेश में प्रथम, कब, कौन, कहाँ, इस बारे में हम उसमें डिस्कस कर चुके थे। आज इसका ये सेकेंड वीडियो है। वह फर्स्ट वीडियो मैंने बहुत पहले डाला था, तो उसकी लिंक मैं इसमें शेयर कर दूंगी। अब हम कंटिन्यू एमपी जीके को एक एक करके सारे क्वेश्चंस इसके कवर करते चलेंगे, जितने भी अभी तक के एग्जाम्स में पूछे गए हैं और जिनकी संभावना है कि वे पूछे जा सकते हैं। और ये वीडियो आप जितना ज़्यादा सुनेंगे उतने ज़्यादा जल्दी आपको ये क्वेश्चन आंसर याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं जिससे कि आपके टाइम की बचत हो। चलिए, तो मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना, इसका लेक्चर मैं पढ़ा चुकी हूँ और वह प्रज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। उसकी लिंक भी मैं इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश किस भाग का हिस्सा है? ये के नहीं है, मिसप्रिंट हुआ है। तो भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। आपको पता होगा कि जो गोंडवाना लैंड है वह प्राचीन जो महाद्वीप था पेंजिया, उसका दक्षिणी भाग था, है ना। जब बहुत प्राचीन, तो पेंजिया का दक्षिणी भाग था और हमारा जो मध्य प्रदेश है वह भी गोंडवाना लैंड का भाग है। इवन हमारा पूरा भारत ही गोंडवाना लैंड का ही भाग है। ठीक है, इसके बाद अगला है, लोअर गोंडवाना शैल समूह को किस नाम से जाना जाता है? तालचीर के नाम से जाना जाता है लोअर गोंडवाना शैल समूह को। ये क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर, मतलब लास्ट जब एसआई का एग्जाम हुआ था तो ये क्वेश्चन उसमें पूछा गया था। ठीक है, अगला है, मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से किस प्रकार की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में प्रमुखतः 3 प्रकार की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। वे हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें और गोंडवाना क्रम की चट्टानें। ठीक है, तो 3 प्रकार की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में आर्कियन चट्टानों का विस्तार किस भाग में पाया जाता है? ये आपको याद होगा, जब मैंने मध्य प्रदेश के भूभाग पढ़ाए थे तो उसमें मैंने इसको बिल्कुल डिटेल में समझाया था कि किस भाग में किस प्रकार की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज़ें नहीं याद आ रही हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपने नहीं पढ़ा है, तो आप वह पूरा लेक्चर देख सकते हैं और उस लेक्चर को देखने के बाद आपको ये प्रश्न बहुत इजी लगने लगेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ही इसका आंसर है उत्तर पश्चिमी भाग, उत्तरी भाग और पूर्वी भाग। इनमें क्या पाया जाता है? आर्कियन चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार किन जिलों में पाया जाता है? तो ये बालाघाट और छिंदवाड़ा में पाया जाता है। इसमें ऑप्शन में अन्य जिले भी दिए होंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि बालाघाट एवं छिंदवाड़ा में पाया जाता है धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विस्तार। ठीक है, इसके बाद अगला है, मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानों के रूप में चिल्पी क्रम से किस खनिज की प्राप्ति होती है? मैग्नीज की प्राप्ति होती है। तो अब आपको ये भी ध्यान रखना है, चूंकि ये बालाघाट और छिंदवाड़ा में पाई जा रही हैं, तो मैग्नीज कहाँ पाया जा रहा होगा? बालाघाट और छिंदवाड़ा में। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो वही आने हैं, बस थोड़ा सा पैटर्न बदल दिया जाता है। ठीक है, जैसे ये पीएससी में पूछा गया प्रश्न है, मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानों के रूप में चिल्पी क्रम से किस खनिज की प्राप्ति होती है? तो ये होती है मैग्नीज की। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की प्रारंभिक चट्टान मध्य प्रदेश में कौन सी है? तो इसका आंसर है आद्य महाकल्प। आद्य महाकल्प मतलब आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं वह पृथ्वी की प्रथम कठोर चट्टानें हैं। ठीक है, इसीलिए इसमें पूछा है प्रारंभिक चट्टान। तो पृथ्वी की जो प्रथम कठोर चट्टान है वह कौन सी है? आद्य महाकल्प या फिर आर्कियन क्रम की चट्टानें। आपको दोनों याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस जिले में मलाजखंड रीफ स्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा जाता है। ये बालाघाट में स्थित है, आप सबको ये पता होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की प्रारंभिक चट्टान मध्य प्रदेश में कौन सी है? तो ये हम बता चुके हैं, आद्य महाकल्प है या आर्कियन क्रम। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में कुड़प्पा क्रम की चट्टानों को ग्वालियर संभाग में किस नाम से जाना जाता है? ग्वालियर सीरीज के नाम से जाना जाता है।
अच्छा, अगर आपको इन प्रश्नोत्तर की PDF चाहिए हो तो वह प्रज्ञान एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरे की प्राप्ति किस प्रकार की चट्टानों से होती है? कडप्पा चट्टानों से हीरे की प्राप्ति होती है। और हीरा कहाँ पर मिलता है? मध्य प्रदेश में पन्ना जिले में मिलता है, ये आपको पता होगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में कुडप्पा क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है उत्तर पूर्वी एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वें नंबर का। हम इसमें 5000 प्रश्न कवर करेंगे। आज मैंने लगभग 85 प्रश्न इसमें दिए हैं और ये मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना के प्रश्न हैं। ऐसे ही हम हर एक टॉपिक के लगभग 100 प्रश्न इसमें लेते जाएंगे, जिससे कि आपका ओवरऑल टॉपिक कवर होता जाए। और अगर आपको उसका लेक्चर देखना है, अगर आपको ऐसा लगे कि आपके पास नॉलेज कम है इस विषय में, तो आप वह प्रज्ञान एकेडमी के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में विंध्यन क्रम की चट्टानों के लाल बलुआ पत्थर से किस ऐतिहासिक इमारत का निर्माण हुआ है? तो जो सांची के स्तूप हैं, उनका जो निर्माण हुआ है वह विंध्यन क्रम की चट्टानों के लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। तो ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा गया था और आगे भी चांसेस हैं कि ये पूछा जाए। ये 2017 MPSI में क्वेश्चन आया था। जैसा पता होगा आपको कि ऑनलाइन एग्जाम होते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें कवर कर ली जाती हैं, क्योंकि 10-12 दिन एग्जाम चलते हैं तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा चाहिए होते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में विंध्यन क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार नर्मदा सोन घाटी के किस भाग में पाया जाता है? उत्तरी भाग में पाया जाता है विंध्यन क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार। ठीक है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में विंध्यन क्रम की, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट एक दो जगह हुआ है तो मैं बोलती जा रही हूँ। मध्य प्रदेश में विंध्यन क्रम की चट्टानों को कितने प्रकार पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में विंध्यन क्रम की चट्टानों के 2 प्रकार पाए जाते हैं। ठीक है। 2 प्रकार में क्या क्या है? निचले विंध्यन क्रम और ऊपरी विंध्यन क्रम, ऐसे। ठीक है। निचले विंध्यन क्रम की चट्टानें और ऊपरी विंध्यन क्रम की चट्टानें। ठीक है। निचले विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं उनका विस्तार पाया जाता है मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। निचले विंध्यन क्रम की चट्टानों का विस्तार कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में पाया जाता है, तथा ऊपरी विंध्यन क्रम की चट्टानों का विस्तार उत्तर पूर्व व उत्तर पश्चिमी भागों में पाया जाता है। ये मैंने बताया था जब मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया था, आपको याद आ गया होगा जिसने भी वह देखा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निचली विंध्यन क्रम की चट्टानों के रूप में सेमरी उपक्रम का विस्तार किस नदी घाटी क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है सोन नदी घाटी क्षेत्र में पाया जाता है सबसे ज्यादा विस्तार सेमरी उपक्रम की चट्टानों से। ठीक है। और इसमें क्या क्या प्राप्त होता है? बलुआ पत्थर, चूना पत्थर तथा शैल के निक्षेप प्राप्त होते हैं। ठीक है। ये जो मैं बोलती जा रही हूँ वो आप नोट करते जाए, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि आपके पास नहीं है ये चीज। ठीक है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में ऊपरी विंध्यन क्रम की चट्टानों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो जो ऊपरी विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं उनको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है। 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है और इसमें कौन कौन से भाग हैं? उन 3 भागों में है कैमूर उपक्रम, भांडेर उपक्रम और रीवा उपक्रम। ठीक है। 3 भागों में कौन कौन से हैं? कैमूर, भांडेर और रीवा उपक्रम। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में विंध्यन क्रम की चट्टानों के भांडेर उपक्रम का विस्तार विंध्य पर्वत श्रृंखला के किस भाग में पाया जाता है? ये भांडेर है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। भांडेर उपक्रम का विस्तार मध्य प्रदेश विंध्य पर्वत श्रृंखला के किस भाग में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है पश्चिमी भाग में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में विस्तृत गोंडवाना क्रम की चट्टानों में किस खनिज के नीचे कौन से खनिज प्राप्त होते हैं? ये लिखा हुआ है किस खनिज के निक्षेप प्राप्त होते हैं, निक्षेप है ये। ठीक है। किस खनिज के निक्षेप प्राप्त होते हैं? तो ये होते हैं रॉल व कोयला के निक्षेप प्राप्त होते हैं मध्य प्रदेश में विस्तृत गोंडवाना क्रम की चट्टानों से। ठीक है। रॉल व कोयला के निक्षेप प्राप्त होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में गोंडवाना क्रम की चट्टानों को कितने शैल समूह में वर्गीकृत किया गया है? तो ये किया गया है 3 शैल समूह में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, 3 शैल समूह कौन कौन से हैं? ऊपरी गोंडवाना क्रम, फिर है मध्य गोंडवाना क्रम और निचली गोंडवाना क्रम। ठीक है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों को कितने शैल समूह में किया गया है? ऊपरी, ठीक है, मध्य और निचले 3 शैल समूह में किया गया है वर्गीकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में ऊपरी गोंडवाना क्रम की चट्टानों के रूप में महादेव उपक्रम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है महादेव उपक्रम को पचमढ़ी उपक्रम के नाम से जाना जाता है। आपको पता भी होगा पचमढ़ी जो हिल स्टेशन है वह कहाँ पर स्थित है? महादेव पर्वत पर स्थित है। ठीक है, और महादेव पर्वत किसका भाग है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में ऊपरी दक्कन ट्रैप की चट्टानों का विस्तार मालवा पठार के अतिरिक्त किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दक्षिण पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में गोंडवाना क्रम की चट्टानों के किस उपक्रम से लिग्नाइट कोयले की प्राप्ति होती है? तो ये किससे प्राप्त होती है? जबलपुर उपक्रम से प्राप्त होती है। ठीक है, जबलपुर उपक्रम से प्राप्त होती है और जो जबलपुर उपक्रम है उसका विस्तार मध्य प्रदेश के कटनी, जबलपुर व उमरिया जिले में है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कहाँ से होती है लिग्नाइट कोयले की प्राप्ति? जबलपुर उपक्रम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला जो 24 नंबर का क्वेश्चन है ये थोड़ा सा गलत है, इसमें एक चीज कुछ मतलब आधा है, ये क्वेश्चन पूरा नहीं है तो इसको हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश में किस युग की चट्टानों के साक्ष्य नहीं मिलते हैं? तो मध्य प्रदेश में द्रविड़ संघ की चट्टानों के कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, इसमें और भी ऑप्शन दिए होंगे तो उनमें से द्रविड़ जो है उसकी चट्टानों के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। नेक्स्ट है संपूर्ण मध्य प्रदेश को किस पठार का भाग माना जाता है? तो संपूर्ण मध्य प्रदेश को दक्षिण के पठार का भाग माना जाता है। ठीक है, भाग माना जाता है ना, किसका माना जाता है? दक्षिण के पठार का भाग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर मध्य प्रदेश के किस प्राकृतिक प्रदेश द्वारा राज्य का 2/3 क्षेत्र निर्मित होता है? ये मैंने जब आपको पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था किसके द्वारा निर्मित होता है? मध्य उच्च प्रदेश के द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश का 2/3 क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट मध्य उच्च प्रदेश को कितने प्राकृतिक प्रदेश भागों में विभक्त किया गया है? 5 भागों में किया गया है। ये भी हमने पढ़ लिया था, विद डायग्राम हमने ये पढ़ा था। तो आप में से जिसको भी अगर ऐसा लग रहा हो कि इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ वो वीडियो देखिए जिसमें मैंने पूरा इसको कवर किया है पोर्शन, क्योंकि बिना पढ़े अगर आप क्वेश्चन आंसर करेंगे तो वह रटना हो जाएगा और फिर अगर क्वेश्चन के पैटर्न में थोड़ा ही बदलाव आया तो आप उसको नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश को गंगा नदी बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? अब ये वर्तमान क्यों बोला गया है? क्योंकि जब इसमें छत्तीसगढ़ भी आता था तब मध्य प्रदेश को 9 भागों में भौतिक प्रदेशों में विभक्त किया जाता था, लेकिन अभी 7 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में सबसे बड़े भौतिक विभाग के रूप में किस पठार का विस्तार पाया जाता है? तो सबसे बड़े भौतिक विभाग के रूप में जो पाया जाता है वह मालवा के पठार का विस्तार पाया जाता है। ये आपको पता होगा, जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें बहुत डिटेल में ये चीज बताई थी आपको। किसका पाया जाता है? मालवा के पठार का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो मालवा का पठार जो है वह पूरे मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का 28.6% है। ठीक है, तो इससे ही आपको समझ में आ रहा होगा कि सबसे ज्यादा कौन सा है? मालवा का पठार। नेक्स्ट है मालवा के पठार की दक्षिणी सीमा का निर्धारण किस भौतिक विभाग द्वारा होता है? तो नर्मदा सोन घाटी द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? ये श्रृंखला है, ये गलत लिखा हुआ है, ये श्रृंखला है। ठीक है, ये श्रृंखला मालवा के पठार द्वारा होता है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित मालवा के पठार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है मालवा के पठार में, बहुत उपजाऊ होती है। ठीक है,
ये हमने पढ़ा भी था। जो मालवा का पठार है वह दक्कन ट्रैप का उत्तरी भाग होता है ना, और जिसका निर्माण किससे हुआ है? बेसाल्ट चट्टानों व ज्वालामुखी पदार्थों से हुआ है, और इन चट्टानों के अपघटन और वियोजन से काली मृदा का निर्माण होता है। इसलिए कौन सी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी किसके लिए बहुत उपयोगी होती है? कपास और सोयाबीन की खेती के लिए बहुत उपयोगी होती है। इसीलिए कपास और सोयाबीन की खेती मालवा के पठार में बहुत की जाती है। ठीक है, तो इसके साथ ही आपके 2-3 क्वेश्चन तैयार हो गए इस एक क्वेश्चन में ही। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में मालवा पठार से उद्गम होकर उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली अधिकांश नदियां किस नदी में मिल जाती हैं? यमुना नदी में मिल जाती हैं, ये हमने पढ़ा था। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में किस पठार को नदियों का मायका कहा जाता है? मालवा के पठार को कहा जाता है। वैसे देखा जाए प्रदेशों में तो संपूर्ण मतलब पूरे मध्य प्रदेश को ही नदियों का मायका कहा जाता है, लेकिन अगर मध्य प्रदेश में भी किसी पठार की बात की जाए तो मालवा के पठार को बोला जाता है नदियों का मायका। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित मालवा पठार के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिगार है। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब एक तो आता है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, तो वो आपको पता होगा धूपगढ़ है। ठीक है, ये पूछा गया है मालवा के पठार की, तो ये कौन सी है? सिगार है। ठीक है, नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में मालवा के पठार का ढाल किस दिशा की ओर है? तो उत्तर पूर्व की ओर है मालवा के पठार का ढाल। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में मालवा की पठार की मध्य भाग से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। आपको ध्यान रखना है कर्क रेखा पर स्थित कौन कौन से शहर हैं वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला, मालवा का पठार नर्मदा नदी के अतिरिक्त किस नदी के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करता है? तो ये चंबल नदी के लिए भी जल द्विभाजक का कार्य करता है। अगला, मालवा के पठार का सबसे गर्म माह कौन सा होता है? मई है। नेक्स्ट, मालवा के पठार की उत्तर पश्चिम में कौन सी पहाड़ियां हैं? तो मालवा के पठार की अगर उत्तर पश्चिम की बात की जाए, आप देखिएगा उस वीडियो में जब मैंने पढ़ाया है तो मैंने आपको पूरा डायग्राम के साथ बताया था कि अरावली की पहाड़ियां हैं मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम में। ठीक है, नेक्स्ट, मालवा के पठार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है मालवा के पठार में। और मालवा के पठार को जलवायु को किसने विश्व की सर्वोत्तम जलवायु कहा था? ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, फायान ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में लावा के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? मालवा के पठार से हुए हैं, क्योंकि अपन ने देखा कि वहां की मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है? ज्वालामुखी के उद्गार से हुआ है ना। तो कहां से हुए हैं? मालवा के पठार से प्राप्त हुए हैं। अगर आप इसको समझ के चलेंगे तो आपने अगर एक क्वेश्चन पढ़ा है तो आप उसके साथ 2-3 क्वेश्चन और आपसे बन जाएंगे अगर वो उसी से रिलेटेड हुए तो। नेक्स्ट, फाहियान ने किस प्रकार की जलवायु को विश्व की सबसे जलवायु कहा है? ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, मालवा के पठार की जलवायु को कहा है। नेक्स्ट है, किस चोटी पर स्थित वांचू पॉइंट चंबल नदी का उद्गम स्थल है? तो चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? जानापाओ की पहाड़ी से है, और जानापाओ की पहाड़ी कहाँ है? महू में, जो कि इंदौर के समीप है। ठीक है, और वहां पर वांचू पॉइंट से चंबल नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के उत्तर व उत्तर पूर्व में स्थित मध्य भारत के पठार की पूर्वी सीमा का निर्धारण किस भौतिक भाग द्वारा होता है? तो ये होता है बुंदेलखंड के पठार के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, शिशुपाल की राजधानी चंदेरी बेतवा नदी के तट पर किस पठार में थी? बुंदेलखंड के पठार में आती है चंदेरी। नेक्स्ट है, मध्य भारत के पठार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है चंबल का उपाद्र प्रदेश और गेहूं की डलिया के नाम से। ठीक है, तो ये आपको आ सकता है क्वेश्चन, ये पहले भी पूछा गया है क्वेश्चन, जेल प्रहरी में ये क्वेश्चन आया था, तो आपको ये ध्यान रखना है चंबल का उपाद्र प्रदेश और गेहूं की डलिया। क्योंकि अभी कांस्टेबल का भी एग्जाम है, जेल प्रहरी का तो चल ही रहा है, और अभी पीएससी का भी एग्जाम होना है, और एसआई का भी सुन रहे हैं कि वैकेंसी आने वाली है, वर्ग 3 की भी आने वाली है, तो ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रही, सीधे आपके 1 लाइनर क्वेश्चन आंसर है कि आप इनको, अपन कुछ भी काम कर रहे हो आप, तो आप इनको सुन सकते हो, सुनते सुनते आपको ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में स्थित मालवा पठार के पूर्वोत्तर में किस पठार का विस्तार पाया जाता है? तो मध्य भारत के पठार का पाया जाता है।
नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित मध्य भारत के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? ये औसत ऊंचाई आपको ध्यान रखना है 500 मीटर है। ठीक है, मध्य प्रदेश में मध्य भारत पठार के अंतर्गत संपूर्ण राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत क्षेत्र सम्मिलित है? 10.7%। ठीक है, ये मैंने आपको बढ़ाया है तो उसमें ये बताया है। अगर मैं ये सजेस्ट करूंगी, जिसने नहीं देखा है वो एक बार वो वीडियो देख लें। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में मध्य भारत के पठारों, ये पठार है सॉरी, मध्य भारत के पठारों की नदियां आमतौर पर किस दिशा में प्रवाहित होती हैं? तो ये होती हैं उत्तर और उत्तर पश्चिम में। और कौन सी जो दो नदियां हैं जो अपवाद हैं वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश में मध्य भारत पठार के अंतर्गत स्थित चंबल घाटी की गहराई कितनी है? तो ये है 300 मीटर। ठीक है, मध्य प्रदेश में किस पठार के अंतर्गत मृदा अपरदन की सर्वाधिक समस्या पाई जाती है? मध्य भारत के पठार में पाई जाती है, आपको पता होगा। सबसे ज्यादा मृदा अपरदन होता है वह किस नदी द्वारा होता है? चंबल नदी द्वारा। और चंबल नदी द्वारा कौन सा अपरदन होता है? अवनालिका अपरदन। ठीक है, ये आपके 2-3 क्वेश्चन और रेडी हो गए। मध्य भारत के पठार के अंतर्गत सर्वाधिक गर्मी किस माह में पड़ती है? मई में पड़ती है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य भाग में किस पठार का विस्तार पाया जाता है? तो उत्तर मध्य भाग में बुंदेलखंड के पठार का विस्तार पाया जाता है ना। मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत राज्य का कितने प्रतिशत क्षेत्र सम्मिलित है? तो ये है 7.79%। ठीक है, नेक्स्ट, बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिद्ध बाबा चोटी है बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई है 1172 मीटर। ठीक है, ये मैंने आपसे पहले भी कहा, ये आपको ध्यान रखनी है, हर पठार की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, मध्य प्रदेश के किस भौतिक प्रदेश को विंध्यन कगार कहा जाता है? तो रीवा पन्ना के पठार को क्या कहा जाता है? विंध्यन कगार कहा जाता है। रीवा पन्ना के पठार की दक्षिणी पश्चिमी सीमा का निर्धारण किस नदी के द्वारा होता है? तो ये होता है नर्मदा नदी के द्वारा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में किस पठार के अंतर्गत जबेरा का गुंबद स्थित है? यह है रीवा पन्ना के पठार में जबेरा का गुंबद। ठीक है, नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुडविल की चोटी है। ये लास्ट ईयर जब कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था लास्ट 2017 में, तब ये उसमें पूछा गया था। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की औसत ऊंचाई कितनी है? 500 मीटर है उसकी ऊंचाई। फिर अगला है, इसमें ऑप्शन दिए हुए थे, चूंकि हम ऑप्शन तो देख नहीं रहे हैं तो आप बस ऐसे ही देख लीजिए। कौन सी श्रेणी यमुना तथा सोन नदी के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? तो कैमूर श्रेणी करती है यमुना और सोन नदी के बीच जल द्विभाजक का कार्य। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में किस पठार के अंतर्गत राज्य का सबसे ऊंचा चचाई जलप्रपात है? किस पठार के अंतर्गत है? रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत है। और ये किस नदी पर है? ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये बीहड़ नदी पर है। इसकी ऊंचाई भी ध्यान रखनी है आपको, 130 मीटर ऊंचाई है। ठीक है, सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश का चचाई है, जो कि रीवा पन्ना के पठार में आता है। ठीक है, रीवा जिले में है और किस नदी पर है? बीहड़ नदी पर। ऊंचाई कितनी है? 130 मीटर। नेक्स्ट है, भौगोलिक प्रदेश माना जाता है नर्मदा सोन घाटी को। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में नर्मदा सोन घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो यह है विंध्याचल और सतपुड़ा। ये हमने विद डायग्राम देख लिया था, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा सोन घाटी है ना, मैंने आपको डायग्राम के साथ बताया था। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में नर्मदा सोन घाटी की औसत ऊंचाई कितनी है? तो यह है समुद्र तल से 300 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में नर्मदा सोन घाटी कहाँ स्थित है? तो यह है मालवा पठार और सतपुड़ा श्रेणी के बीच में है। ठीक है, कहाँ पर है? मालवा पठार और सतपुड़ा श्रेणी के बीच में। अगला है, नर्मदा सोन घाटी से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो नर्मदा, सोन, तवा और शक्कर, ये नदियां प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट है, बघेलखंड पठार मध्य प्रदेश के किस भाग में स्थित है? तो ये है उत्तर पूर्वी भाग में स्थित। अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार कौन सा है? तो बघेलखंड का पठार है। ठीक है, इसका अगर देखा जाए तो टोटल जो है
केरल जो है वह है 1,40,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, लेकिन मध्य प्रदेश में से 25,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र ही आता है। ठीक है, और जो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 7% है, ये सबसे छोटा पठार है मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला है मध्य प्रदेश में किस भौतिक भाग के अंतर्गत राज्य का दूसरा सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र स्थित है? तो यह है बघेलखंड का पठार। अगला है लम्हेरा हिल्स कहाँ पर हैं? जबलपुर में है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में मैकल श्रेणी विभिन्न नदियों का स्रोत है, इसलिए उसे किस नाम से जाना जाता है? वाटरशेड के नाम से जाना जाता है मैकल श्रेणी को। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में किस श्रेणी को नर्मदा सोन घाटी तथा दक्कन के पठार के मध्य जल द्विभाजक माना जाता है? तो ये माना जाता है सतपुड़ा मैकल श्रेणी को। नेक्स्ट, नर्मदा सोन घाटी एवं अरावली पर्वत के बीच जो त्रिभुजाकार पठार है उसे किस नाम से जाना जाता है? मध्य उच्च प्रदेश के नाम से जाना जाता है, हमने देखा था उसमें। नेक्स्ट है सतपुड़ा मैकल श्रेणी के उत्तर में उद्गम होने वाली अधिकांश नदियों का जल किस नदी में सम्मिलित हो जाता है? तो नर्मदा नदी में हो जाता है शामिल। अगला है मध्य प्रदेश में नर्मदा सोन घाटी और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में स्थित पश्चिमी भाग को किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है निमाड़ के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध हिल स्टेशन पचमढ़ी कहाँ स्थित है? महादेव पहाड़ी पर स्थित है। महादेव पहाड़ी किसमें है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। ठीक है, और जो सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, वह भी इसी में आती है। ठीक है, नेक्स्ट है सतपुड़ा की पूर्वी भाग में स्थित मैकल श्रेणी किस नदी का ऊपरी बेसिन है? तो यह नर्मदा नदी का है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के प्रमुख हिल स्टेशन के निकट महादेव पर्वत से कौन सी नदी जन्म लेती है? तवा जन्म लेती है। ठीक है, पचमढ़ी से निकलती है तवा नदी। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो धूपगढ़ है। अभी तक मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ ये चीज। तो अभी हमने देखा जाए लगभग 84 क्वेश्चन कवर किए हैं, लेकिन ये सिर्फ काउंटिंग में 84 है। बीच बीच में मैं आपको और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी बताती गई हूँ, तो ये लगभग 100 क्वेश्चन आज हमने कवर कर लिए हैं। अब कल हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसका, मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र। ठीक है, कल हम उसके जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं और जितने भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वह प्रज्ञान एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको किसी प्रश्नोत्तर को समझने में ऐसा लग रहा है कि मतलब डाउटफुल है, ये तो हमसे बन ही नहीं रहे हैं प्रश्न, तो आप एक बार इसके वीडियो देख लीजिए। उसके बाद मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि ये सारे प्रश्न आपको बहुत ईजी लगने लगेंगे। ओके, थैंक यू।